Hello Bachcha Party, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is laws of friction. तो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में लॉज ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के कौन से लॉ के बारे में बात करने वाले हैं वो सब बताएंगे आपको। और हम यूज़ कर रहे हैं आज आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन या हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके लॉज को हम क्या करेंगे, आज डील करेंगे। लेट्स सी दीज लॉ वन बाय वन। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए तो आपका फर्स्ट लॉ है दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट मीन्स सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, एक लाइन है, एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रखी है, दिस इज योर बॉडी। और हम कह रहे हैं कि इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स अगर वे हम कहाँ से लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि इस बॉडी को हम इस तरफ खींचते हैं, तो जो फोर्स है उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसे जनरली स्मॉल एफ से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ कि अगर एक बॉडी पे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगता हो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स ये सरफेस एरिया कि किसी भी कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये तो आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, कोई भी सरफेस का मतलब क्या है कि अगर आप प्लेन सरफेस लेते हैं तब ये बॉडी रहेगी। अगर आप प्लेन की जगह कैसा सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई रफ सरफेस भी लेंगे ऐसे, ठीक है, तो रफ सरफेस के ऊपर भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस पे फोर्स लगाएंगे तो भी उस पे फ्रिक्शनल फोर्स 100% लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट सरफेस आपका स्मूथ ही हो। नेक्स्ट देखिए, थर्ड लॉ, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ओवर विच द बॉडी मूव। अब देखिए, ये हमने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा चाहे आपका सरफेस स्मूथ हो या फिर रफ हो, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे। देखिए, आप इसको समझने के लिए देखिए कि अगर आप किसी हैवी ब्लॉक को मूव कराना चाहते हैं प्लेन सरफेस पे तो वो इजीली मूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भारी हैवी बॉक्स को मूव कराना चाहते हैं रफ सरफेस पे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेचर ऑफ सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। मतलब कि आपने स्मूथ लिया है या फिर आपने रफ लिया है। अगर आप रफ लेते हैं तो एफ रफ की वैल्यू देख लीजिए, हम लिख रहे हैं एफ, ये स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स को, तो एफ रफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एफ स्मूथ से, ठीक है। एक आपका सरफेस ऐसा है जो बहुत स्मूथ है और एक आपका सरफेस एक ऐसा है जो बहुत रफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा रफ सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपका है द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो इसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं, उस पे रख दी हमने एक बॉडी। मान लीजिए सरफेस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, हम इस बॉडी को इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, हम क्या कहते हैं उस बॉडी के ऊपर क्या एग्जीक्यूट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स ग्रेविटी हर एक बॉडी पे एग्जीक्यूट होती है, अप्लाई होती है। अगर इस बॉडी का मास स्मॉल m है तो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो किसी भी बॉडी पे लगता है उसका इफेक्ट आता है ग्रेविटी का, और उस बॉडी का मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस बॉडी के वेट में। नाउ किसी भी बॉडी को बैलेंस करने के लिए देखिए, इस तरफ फोर्स था तो इस तरफ लग गया फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ अगर उसका वेट है तो उसे बैलेंस करने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में, और हम बोले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपका होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका एक सिस्टमैटिक डायग्राम है किसी भी बॉडी का जो कि स्मूथ सरफेस पे है। नाउ ये आपका फोर्थ लॉ कहता है दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन। सो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे बच्चा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज म्यू इनटू आर। तो ये जो म्यू होता है दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो काफी बार आपसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन।
हाँ जी बच्चा पार्टी, और नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा. So we will make the image and show you that how this angle of friction is formed. हाँ जी बच्चा पार्टी, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए लेट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर क्या रखी है, एक बॉडी रखी है, और हम मान लेते हैं इसे इस डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा इस बॉडी पे, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. इस बॉडी का अपना क्या होगा बच्चा, इस बॉडी का अपना होगा वेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय mg, एंड इसी को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, r, विच इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. नाउ देखिए फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इससे पहले हमने आपको बताया था दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है म्यू, तो दिस इज योर म्यू आर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वी नो ऑलरेडी. नाउ देखिए आपके पास ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि एक आपका लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसी है कि एक वेक्टर इस तरफ एक वेक्टर इस तरफ है. अब अगर आप इसका क्या लेना चाहते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं, दैट मीन्स इन दोनों वेक्टर्स का क्या देखना चाहते हैं, रिजल्ट है, तो इसके बीच में एक आप लाइन को क्या करिए, ऐसे ड्रॉ करिए. ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है. किसका, इस नॉर्मल रिएक्शन एंड इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का. नाउ ये जो एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे किसके बीच में, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, हम देखें इनका रिजल्टेंट और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, दिस थीटा एंगल इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन. हाँ जी बच्चों पार्टी, नेक्स्ट अगर हम इस थीटा एंगल की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, कैसे करेंगे हम इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी साइन की, कॉस की, टेंजेंट की. जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो देखिए एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर, और एंगल जिस पे रेस्ट करता है वो हमेशा क्या होता है, उसका बेस. तो ये होगी हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर. क्लियर है इतना. हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दिखेगा कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर किसके इक्वल है बेटा, ये जो जितना डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जितना ही, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. ये लाइन इतनी है, ये लाइन भी इतनी है, तो दोनों लाइंस क्या हुई, पैरेलल. तो आप परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका स्मॉल f एंड डिवाइडेड बाय बेस. बेस क्या है आपका, जिस पे ये एंगल रेस्ट कर रहा है, विच इज r, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए बच्चा टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो गई f बाई आर, और अगर आप ये यहाँ से जो इससे पहले का रिलेशन जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, तो वहां से भी वैल्यू होती है f बाई आर. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, देखिए यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है आपके पास f बाई आर, और यहाँ से म्यू की वैल्यू भी क्या आई है, f बाई आर. तो इन दोनों रिलेशन के एग्जीक्यूशन से हमें पता लग गया कि म्यू किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है. किसके बीच का रिजल्ट है ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का. ठीक है, क्लियर है इतना. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो म्यू के टेंजेंट थीटा के इक्वल होने का मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction and the angle of friction, and lastly the relationship between the angle of friction and coefficient of friction.